दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जब एक महिला क्राइम की दुनिया में कदम रखती है तो वो कितनी भयानक और खौफनाक बन सकती है। आमतौर पर जब अंडरवर्ल्ड की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुरुषों के नाम आते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको भारत के उन 10 सबसे खतरनाक और सरफरी लेडी डॉन की असली कहानी बताने वाले हैं, जिनके नाम से एक वक्त पुलिस भी कांपती थी और बड़े बड़े गैंगस्टर भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। इनमें से किसी ने अपने पति के कत्ल का बदला लेने के लिए एक साथ 14 लोगों की जान ले ली थी, तो किसी ने मुंबई के ड्रग्स के कारोबार पर कब्जा कर लिया था। चंबल के खूंखार जंगलों से लेकर मुंबई के नागापारा और पोरबंदर की गलियों तक इन महिलाओं ने वो खौफ लिखा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक बने रहिए। नंबर 10 पर बात करते हैं शशिकला रमेश पाटंकर की, उर्फ बेबी पाटंकर की। मुंबई के विरली इलाके में रहने वाली शशिकला की शुरुआत एक बेहद साधारण महिला की तरह हुई थी। 70 के दशक में वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुंबई की गलियों में दूध की बोतलें बेचा करती थी। उसका पति और उसका भाई दोनों नशे की लत में डूबे रहते थे और घर की हालत बेहद खराब थी। रोज रोज की तंगी से परेशान होकर शशिकला ने गौर किया कि उसके आसपास नशे का कारोबार काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसने समझ लिया कि दूध बेचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो नशीली दवाइयों के धंधे में उतरना पड़ेगा। फिर क्या था, उसने दूध बेचना बंद किया और हशीश तथा ब्राउन शुगर जैसी नशीली पदार्थों की तस्करी में उतर गई। शुरुआत में शशिकला छोटी मोटी पुड़िया बनाकर सप्लाई करती थी, लेकिन उसकी चालाकी और नेटवर्क बनाने की तेज़ी ने उसे बहुत जल्द आगे बढ़ा दिया। 2000 के दशक में मुंबई की नाइट लाइफ में मेफ्ड्रॉन यानी मियाओ मियाओ नाम का खतरनाक ड्रग आया तो शशिकला ने इस पूरे धंधे पर एकाधिकार जमा लिया। उसने मुंबई की स्लम से लेकर बड़े बड़े पब्स तक अपने गुगरों का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि वह पूरे शहर की ड्रग क्वीन बन गई। लोग उसे खौफ और सम्मान से बेबी पाटंकर बुलाने लगे। इस काले कारोबार से उसने करोड़ों रुपए कमाए और मुंबई तथा पुणे में दर्जनों बेनाम मकान और गाड़ियां खरीद ली। बेबी पाटंकर की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसने पुलिस के निचले और मध्यम स्तर के अधिकारियों को अपनी जेब में रख लिया था। वह पुलिस वालों को हर महीने भारी रिश्वत देती थी ताकि उसका धंधा बिना किसी रोक टोक के चलता रहे। जब पुलिस ने उसके पति और भाई को पकड़ा तब भी बेबी पाटंकर खुलेआम अपना ड्रग का अंपायर चलाती रही। साल 2015 में उसकी चालाकी का भांडा तब फूटा जब मुंबई पुलिस के सिपाही धर्मराज कालुखे को 126 किलो ड्रग के साथ दबोचा गया। जांच में खुलासा हुआ कि यह सिपाही बेबी पाटंकर का एकदम खासम खास आदमी था, जो उसका माल पुलिस स्टेशन के लॉकर में छुपा कर रखता था। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में कानूनी नियमों की वजह से उसे जमानत मिल गई, लेकिन उसका नाम मुंबई के ड्रग इतिहास में सबसे बड़ा नाम बन चुका था। अब नंबर 9 पर बात करते हैं लेडी डॉन अर्चना बाल मुकुंद शर्मा की, जिसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। अर्चना मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाली थी और बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उसने केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। अर्चना के सपने बहुत बड़े थे और इसी जुनून में आके उसने पुलिस का एग्ज़ाम पास करके पुलिस विभाग में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन कुछ महीनों में उसे पुलिस की बंदिशें और खाकी वर्दी का ढांचा पसंद नहीं आया, इसलिए उसने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। नौकरी छोड़ने के बाद वह भोपाल चली गई और एक प्राइवेट फर्म में काम करने लगी। भोपाल में काम करने के दौरान अर्चना का संपर्क बड़े नेताओं और रसूखदार अफसरों से हुआ, जिसने उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक बढ़ा दी। लेकिन उसकी नज़र और बड़े मुकाम पर थी। वह एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंच गई। मुंबई में काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब फिल्मों में बात नहीं बनी तो उसने एक डांस ग्रुप और इवेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। इस सिलसिले में उसे दुबई जाने का मौका मिला और यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। दुबई के एक शो में अर्चना की मुलाकात भारत के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और किडनैपिंग किंगपिन बबलू श्रीवास्तव से हुई। बबलू उस समय भारत और खाड़ी देशों में अपहरण का बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। अर्चना की खूबसूरती और शातिर दिमाग से प्रभावित होकर बबलू ने उसे अपने साथ जोड़ लिया और जल्द ही दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। जब पुलिस ने नेपाल से बबलू श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया तो सबको लगा कि उसका गिरोह खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्चना शर्मा ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय किडनैपिंग सिंडिकेट की कमान अकेले संभाल ली। अर्चना शर्मा सिर्फ गिरोह की मैनेजर ही नहीं बनी, बल्कि वह उसकी मुख्य फाइनेंसियर और प्लानर बन गई। उसने भारत, नेपाल और दुबई के बीच ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो बड़े बड़े उद्योगपति का अपहरण करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल करता था।
उसने पूजा, सरिता जैसे कई फर्जी नामों से जाली पासपोर्ट बनवाए और लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही। जान लेना, किडनैपिंग करना और रंगदारी के दर्जनों केसों के बाद वह अपराध जगत की लेडी डॉन बन गई। सीबीआई और इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन आज भी वह पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और विदेश में कहीं छिपकर रह रही है। अब नंबर 8 पर नाम आता है मुंबई के कमाठीपुरा पर राज करने वाली गंगूबाई काठीवाड़ी का। गंगूबाई का असली नाम गंगा हरिजीवन दास था और वह गुजरात के एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। गंगा का सपना मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने का था। महज 16 साल की उम्र में उसे अपने पिता के अकाउंटेंट रकमणी लाल से प्यार हो गया। रकमणी लाल के झूठे वादों पर यकीन करके वह उसके साथ मुंबई भाग गई, लेकिन मुंबई पहुंचते ही उस लड़के ने गंगा को धोखा दिया और उसे कमाठीपुरा के एक कोठे पर सिर्फ 500 रुपये के लिए बेच दिया। अचानक एक झटके में एक रईस खानदान की लड़की को देह व्यापार के अंधेरे धंधे में धकेल दिया गया। शुरुआती दिनों में गंगा पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन उसे जल्द समझ आ गया कि रोने से उसकी जिंदगी नहीं बदले। उसने इस बेरहम दुनिया से टकराने का फैसला किया और अपना नाम बदलकर गंगूबाई रख लिया। वह धीरे धीरे कमाठीपुर की एक बेबाक और ताकतवर औरत के रूप में उभरने लगी। जब एक खूंखार गैंगस्टर ने उसके कोठे पर आकर उसके साथ मारपीट की तो गंगूबाई सीधा अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के पास पहुंच गई। उसने करीम लाला को राखी बांधी और उसका अपना भाई बना लिया। करीम लाला का सहारा मिलते ही कमाठीपुरा में गंगूबाई का सिक्का चलने लगा। गंगूबाई जल्द ही कमाठीपुरा के कई कोठों की मालकिन बन गई, लेकिन उसका एक सख्त वसूल था कि वह किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बिना अपने कोठे में नहीं रखती थी। अगर कोई लड़की जबरदस्ती या धोखे से लाई जाती थी तो गंगूबाई उसे सही सलामत उसके घर भिजवा देती थी। गंगूबाई ने अपनी पूरी जिंदगी कमाठीपुर की महिलाओं और उनके बच्चों की अधिकारों में लगा दी। जिस दौर में वैश्याओं को समाज अछूत मानता था, उस दौर में गंगूबाई ने यह पक्का कर दिया कि उनके बच्चों को सामान्य स्कूल में दाखिला मिले और उन्हें सामान्य जिंदगी मिले। उसने देश के प्रधानमंत्री रह चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करके देह व्यापार से जुड़ी महिलाओं की समस्याओं को उठाया। गंगूबाई का प्रभाव ऐसा था कि उसकी मौत की दशकों के बाद भी कमाठीपुर में उसे एक मसीहा की तरह पूजा जाता था। अब नंबर 7 पर बात करते हैं चंबल के बीहड़ों में अपनी राइफल की धाक जमाने वाली दस्यु सुंदरी सीमा परिहार की। सीमा परिहार का बचपन एक भयानक हादसे के साथ खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में जन्मी सीमा जब सिर्फ 13 साल की थी, तब चंबल के खूंखार डाकू लालाराम उसे घर से अगवा करके बीहड़ी में खींच लाए। लालाराम ने सीमा को 8 साल तक अपने कब्जे में रखा और उसे जंगल की बेरहम जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान सीमा ने समझ लिया कि अगर चंबल में जिंदा रहना है तो एक ही रास्ता है, उसे कंधे पर बंदूक टांगना होगा। धीरे धीरे सीमा परिहार ने बंदूक चलाना और बीहड़ के पथरीले रास्तों को मात देना सीख लिया। जब लालाराम मारा गया तो सीमा ने खुद अपने गिरोह की कमान संभाली। 80 और 90 के दशक में सीमा परिहार का नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में लोग थरथर कांपते थे। उसके खिलाफ लोगों की जान लेने के 70 से ज़्यादा, अपहरण के 200 से भी ज़्यादा मुकदमे थे। लालाराम के बाद सीमा परिहार चंबल के एक और खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुज्जर के साथ जुड़ गईं और दोनों ने मिलकर सालों तक बीहड़ों में अपना खौफ कायम रखा। सीमा परिहार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह बीहड़ के हर कोने को अपनी हथेली की तरह जानती थी, जिसकी वजह से पुलिस की सैकड़ों टुकड़ियां उसे मिलकर घेर नहीं पाती थीं। लेकिन बीहड़ों में सालों तक खून खराबा देखने के बाद साल 2003 में सीमा परिहार ने अपनी जिंदगी बदलने का मन बनाया। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और हमेशा के लिए बंदूक छोड़कर जुर्म की दुनिया को अलविदा कह दिया। आत्मसमर्पण के बाद उसने अपनी सज़ा पूरी की और समाज की मुख्य धारा में लौट आई। जेल से छूटने के बाद सीमा परिहार ने खुद को सामाजिक और सुधार के कामों में जोड़ दिया। उसने पूर्व अपराधियों के बच्चों के पुनर्वास, महिलाओं के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया। उसकी इस सनसनीखेज जिंदगी पर साल 2006 में वांटेड नाम की फिल्म बनी, जिसमें उसने खुद अपना रोल निभाया। इसके अलावा साल 2010 में मशहूर टीवी शो बिग बॉस सीजन 4 की कंटेस्टेंट बनी, जहां लोगों ने उनकी बंदूक की छवि के पीछे एक सुलझी हुई औरत को देखा। आज सीमा परिहार पूरी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता की जिंदगी जी रही हैं। अब नंबर 6 तमिलनाडु की सबसे रहस्यमयी लेडी डॉन सौभाग्य की बात करते हैं, जिसके बारे में पुलिस के पास भी बहुत कम जानकारी मौजूद है। दक्षिण भारत और जुर्म की दुनिया में एक तरफा राज करने वाली सौभाग्य को कानूनी किताब और पुलिस महकमे में मिस्टीरियस पेंगुइन के नाम से जाना जाता है।
सौभाग्य का नाम तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में होने वाली शराब की तस्करी, चंदन लकड़ी की कालाबाजारी और सुपारी किलिंग के बड़े बड़े सिंडिकेट से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। उसका खौफ ऐसा था कि दक्षिण भारत के कई इलाकों में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सौभाग्य की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने जुर्म का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, लेकिन कभी अपना चेहरा सामने आने नहीं दिया। पुलिस फाइल्स में उसकी सिर्फ एक और दो सिर्फ पुरानी और धुंधली तस्वीरें ही मौजूद हैं। वह अपनी गुगरों से भी सीधी मुलाकात नहीं करती और सारे संदेश कोड वर्ड्स में फ़ोन या संदेश वाहकों के जरिए देती हैं। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के जंगलों में चंदन और हाथी दांत की तस्करी करने वाले खूंखार नेटवर्क से भी उसका सीधा रिश्ता है। वह पर्दे के पीछे रहकर करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार संभालती हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। जब सौभाग्य का साम्राज्य तमिलनाडु के आसपास के राज्यों में हद से ज़्यादा फैल गया तो केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसके खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किए। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाया और उसके कई गुर्गों को सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन सौभाग्य हर बार पुलिस की भनक मिलते ही अपना ठिकाना बदल लेती है। आज भी वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है और फरार रहकर अंडरग्राउंड जिंदगी जी रही है। अब नंबर 5 पर बात करते हैं डोगरी की गॉड मदर और मुंबई अंडरवर्ल्ड की असली चाणक्य माने जाने वाली जेनाबाई दारूवाला की। जेनाबाई का जन्म मुंबई के डोगरी इलाके में मेमन परिवार में हुआ था। उसकी शादी बेहद कम उम्र में हो गई थी, लेकिन साल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके पति ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लेकिन जेनाबाई ने अपनी जन्मभूमि मुंबई को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर उसका पति उसे उसके 5 बच्चों के साथ लाचार छोड़कर अकेला पाकिस्तान चला गया। 5 बच्चों का पेट पालने के लिए जेनाबाई ने शुरुआती दिनों में राशन और चावल की कालाबाजारी शुरू करी, लेकिन उसमें नुकसान होने के बाद उसने देखा कि महाराष्ट्र में शराबबंदी लागू है और अवैध शराब के धंधे में बहुत पैसा है। उसने डोगरी के घने इलाकों में शराब की भट्टियां लगाईं और अवैध दारू बनाना तथा बेचने का काम शुरू कर दिया। इसी वजह से पूरे इलाके में उसका नाम जेनाबाई दारूवाला पड़ गया। धीरे धीरे डोगरी के आसपास के इलाकों में जेनाबाई का ऐसा सिक्का चलने लगा कि बड़े बड़े गुंडे भी उसके सामने सर झुकाने लगे और जेना आपा कहकर बुलाने लगे। 70 के दशक में जब मुंबई के 3 बड़े डॉन करीम लाला, हाजी मस्ताना और वरदान मुलियार के बीच खूनी गैंग वॉर छिड़ी हुई थी, तब जेनाबाई ने अपने डोंगरी स्थित घर पर इन तीनों बड़े माफियाओं का ऐतिहासिक समझौता करवाया था। जब दाऊद इब्राहिम महज 20 से 21 साल का मामूली गुंडा था, तब वह जेनाबाई को अपनी मौसी मानता था और उसकी हर सलाह पर अमल करता। जेनाबाई का खुफिया नेटवर्क इतना मजबूत था कि मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी शहर के अपराधियों की खबर निकालने के लिए जेनाबाई के घर के चक्कर लगाते थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में जेनाबाई ने अपराध की दुनिया को पूरी तरह छोड़ दिया और हिंदू मुसलमान एकता तथा समाज में सेवा के कामों में बाकी जिंदगी बिताई। अब नंबर 4 पर नाम आता है मुंबई को दहला देने वाली 1993 के सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट की साइलेंट मास्टरमाइंड रेशमा मेमन का। रेशमा मेमन 1993 मुंबई ब्लास्ट के मुख्य साजिशकर्ता और खूंखार आतंकवादी मुश्ताक उर्फ टाइगर मेमन की पत्नी थी। मुंबई में हुए भयानक बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई। पुलिस और सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई कि रेशमा मेमन केवल आतंकवादी की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह इस पूरे साजिश की एक बहुत बड़ी आर्थिक हिस्सा थी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार धमाकों से ठीक पहले टाइगर मेमन के इशारे पर मेमन परिवार सभी बेनामी बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने और करोड़ों रुपए के लेन देन पर दस्तखत करने का काम रेशमा मेमन कर रही थी। विदेशों से आने वाला फंडिंग और पैसों को ठिकाने लगाना और साजिश को अंजाम देने के लिए जो भी आर्थिक मदद चाहिए थी, उसमें रेशमा पूरी तरह शामिल थी। धमाकों की अंतिम तैयारियों के दौरान उसने अपने पति टाइगर मेमन का हर कदम पर साथ दिया और उसकी पूरी योजना की जानकारी होने के बाद भी कानून से इसको छुपा कर रखा। 12 मार्च 1993 को मुंबई में धमाके होने वाले थे, लेकिन धमाकों से ठीक 9 दिन पहले 3 मार्च 1993 को टाइगर मेमन अपनी पत्नी रेशमा को पूरे परिवार के साथ लेकर चुपचाप भारत से फरार हो गया और दुबई चला गया। वहां से यह पूरा परिवार पाकिस्तान के कराची शहर में जाकर बस गया। भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने रेशमा मेमन के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराएं केस दर्ज किया और इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर जारी किया। रेशमा मेमन आज भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों और अपराधियों की सूची में शामिल हैं, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की छत्रछाया में कराची में छिपी हुई हैं।
अब नंबर 3 पर नाम आता है दक्षिण मुंबई की गॉड मदर और दाऊद इब्राहिम की सगी बहन हसीना पारकर का। हसीना पारकर का नाम उस वक्त मुंबई के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गया था। जब तक उसका पति इब्राहिम जिंदा था तब तक हसीना अपराध की दुनिया से बहुत दूर थी। लेकिन साल 1990 में जब दाऊद के विरोधी अरुण गवली गिरोह ने हसीना के पति को गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी तो हसीना पारकर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पति के कत्ल के बाद जब दाऊद इब्राहिम भारत को छोड़कर गया तो हसीना ने नागपाड़ा में रहकर डी कंपनी के साथ मुंबई साम्राज्य का कमान संभाली। हसीना पारकर नागपाड़ा की गोल्डन हाउस की इमारत में अपनी अदालत चलाती थी। मुंबई के बड़े बिल्डर, केबल ऑपरेटर और व्यापारी अपने विवाद सुलझाने के लिए हसीना के पास आते थे और वह हर सेटलमेंट के बदले भारी भरकर कमीशन लेती थी। इसकी इजाजत के बिना दक्षिण मुंबई में एक ईंट भी नहीं हिलाई जा सकती थी। इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने के बाद भी हसीना के खिलाफ सिर्फ एक पुलिस रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 2014 में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो और उसके जनाजे में 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी थी। अब नंबर 2 पर बात करते हैं इतिहास की सबसे चर्चित डकैत और पंडित क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी की। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जन्मी फूलन देवी का जीवन बचपन से ही सामाजिक उत्पीड़न और प्रताड़ना से भरा रहा। कम उम्र में शादी, फिर गांव के दबंगों द्वारा उसको प्रताड़ित किए जाने के बाद किस्मत उसे चंबल के बिहड़ों में ले आई, जहां उसने डकैत विक्रम मल्हार के साथ मिलकर अपनी खुद की गैंग बनाई। जब ठाकुर डकैतों ने फूलन का अपहरण करके उसके साथ गंभीर अत्याचार किए तो उसने इसका बदला लेने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने कानपुर के देहाती बहमाई गांव में धावा बोलकर कतार में खड़े 22 पुरुषों को गोली मारकर भून दिया। इस घटना के बाद वह पूरी दुनिया में पंडित क्वीन के नाम से खौफ का प्रतीक बन गई। साल 1983 में उसने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। 11 साल जेल में रहने के बाद वह रिहा हुई और मिर्जापुर से 2 बार सांसद चुनी गई। साल 2001 में नई दिल्ली में उसके सरकारी बंगले के बाहर शेर सिंह राणा ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। अब नंबर 1 पर बात करते हैं पोरबंदर की असली गॉड मदर संतोख बेन जाडेजा की। गुजरात के पोरबंदर में रहने वाली संतोख बेन शुरुआत में एक साधारण गृहिणी थी। उसके पति शर्मन जाडेजा पोरबंदर की मिलों में काम करते करते स्थानीय गैंग के सरगना बन गए। साल 1991 में जब विरोधी गिरोह ने संकेत बेन के पति की जान ली तो अपने 4 बच्चों की सुरक्षा के लिए संकेत बेन ने खुद हथियार उठा लिए और पति के पुराने गैंग को एकजुट करके अपने हाथ में कमान संभाल ली। पति के कत्ल के बाद बदला लेने के लिए संतोख बेन ने एक अनोखा नियम बनाया। जो भी सदस्य उसके पति के 14 हथियारों को मारेगा उसे नगद इनाम दिया जाएगा। अगले कुछ सालों में उसने अपने पति के सभी 14 हथियारों की जान ले ली और पोरबंदर के पोर्ट खदानों पर अपना एकमात्र राज कायम किया। बाद में वह कटियाना सीट की विधायक भी चुनी गई। 2011 में दिल का दौरा आने से संकेत बेन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, यही थी भारत की 10 सबसे खतरनाक लेडी डॉन जिन्होंने जुर्म की दुनिया में अपना खौफ कायम किया।